अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। देखो, हमारा ये लास्ट वीक है। इस लास्ट वीक के अंदर हमने अपना जो सेशन है, जो इस वक्त ऑन गोइंग सेशन है, उसको कंप्लीट करना है और जो कुछ सिलेबस बाकी रहा उसको हम कंप्लीट करेंगे। अच्छे तरीके से करना है, इतनी जल्दी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि सेशन कंप्लीशन के बाद आप लोगों का टेस्ट सेशन जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। आप लोग टेस्ट देंगे और ये टेस्ट कब तक चलेंगे? ये टेस्ट जो है उस वक्त तक चलेंगे जब तक कि आप लोगों का फाइनल जो टेस्ट है, जो ईटी का टेस्ट है, ठीक है, वो नहीं डिसाइड हो जाता, जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता। सो आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन को, मतलब अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और रिवीजन भी आप लोगों ने साथ साथ करते रहना है ताकि आप लोग जो है अच्छे से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकें। आप लोगों के जो पहले टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इस चीज को लेके, टेस्ट को लेके टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, वो तमाम सॉल्व हो चुके हैं। आप इंशाल्लाह जब 21 को पहला टेस्ट देंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो बहुत बेहतर भी होगा और इसके साथ साथ आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, यानी कि वो वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं जो पहले आपने रखी हुई हैं अपने लिए जहन में कि भाई प्रॉब्लम करेगा टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को इस दफ़ा का जो टेस्ट मिलेगा 21 को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह और बिल्कुल ठीक एक्यूरेट टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सो वो आप लोगों ने इसके लिए प्रिपेयर रखना है अपने आप को। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 को क्लोज करेंगे। आज हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट करना है, ठीक है। चैप्टर 2 की ऑलरेडी जो लेक्चर नोट्स हैं वो अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों के लिए मैंने जो है एक पोस्ट भी कर दी थी जिसमें कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वो लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड भी कर लें इन पीडीएफ फॉर्म और जो है ना वो मेरे कैंपस डेराइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे रीड आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कोऑपरेटिव भी हैं और उन्होंने पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि देखें आप लोग एक दफ़ा पहले ही रीड आउट कर लेते हैं ना लेक्चर नोट्स को, तो उससे ये होता है कि आपका समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है और हमारा टाइम जो है समहाउ थोड़ा बहुत वो बच भी जाता है, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर जो है अपने एंड पर लाजमी जो है ये करना है, क्योंकि इस तरीके से कॉपरेशन के थ्रू चलेंगे तो हम बआसानी और ड्यूरेशन, विद इन ड्यूरेशन जो है हम अपना जो सेशन है वो क्लोज कर सकेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज चूंकि चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। चैप्टर 2 में हमारे पास है क्या? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिनको हमने डिस्क्राइब करना है, जिसके मुतालिक हम बात करेंगे। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो है पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को कंपैरिजन करते हुए। जैसे कि आपने देखा भी है आपकी स्लाइड्स के अंदर जो आपको विजिबल, मतलब कि आपको जो प्रोवाइड कर दी गई हैं, आपने डाउनलोड किया होगा उनको, ठीक है। उसमें अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एक कंपैरिजन टेबल मौजूद था जिसको मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। जैसे कि देखो, अल्कली मेटल्स की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। अल्कली मेटल्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की चूंकि बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन डेवलप करते हैं। आप लोगों को मैंने स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इनके हवाले से हमने बात करनी है। अगर हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है, किन जो है हम एलिमेंट्स को ये नेम असाइन करते हैं। अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। यानी ये अल्कली मेटल्स जो हैं ये हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप जो हमारे पास है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, सो मैं आप लोगों से कह रहा था कि अल्कली मेटल्स की जहां तक बात है, अल्कली मेटल्स जो हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिसमें कि हमारे पास लिथियम से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन इसके अंदर हम शुमार नहीं करते, वो नॉन मेटल है। सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, ठीक है, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इंक्लूडेड इनसाइड द अल्कली मेटल्स, ठीक हो गया। और ये तमाम के तमाम जो हमारे पास मेटल्स हैं ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर फॉल करता है, इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में शुमार करते हैं। इनका आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जहां तक बात है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये सेकंड ए ग्रुप जो हमारे पास होता है, ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं। और सेकंड ए ग्रुप का मतलब ये हुआ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, की स्क्रीन पर आ चुका है, की स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम बात करते हैं, मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए जो है आपके स्क्रीन पर स्लाइड्स भी डाल दूं ताकि आप लोग साथ में देखते भी रहें और उसके बाद हम आगे चल सकें। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल है ये, ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों से बात की थी फिजिक्स की क्लास है सेशन में, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं न्यू क्लास के हवाले से कि न्यू या ओल्ड, आप लोग इसको डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि आपने न्यू क्लास लेनी है या ओल्ड क्लास लेनी है।
चलें, ये तो एक अच्छी बात है कि आप लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को चाहते हैं कि जी और इंगेज रखें, ठीक है, अच्छे तरीके से और पढ़ लें। मैं आपको कल बताया था कि जो न्यू सेशन है उसमें सिर्फ ई कैट नहीं बल्कि इसके साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी कंपाइल फॉर्म के अंदर आपको जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है जी। सो इस वक्त मैं आप लोगों से कह रहा था, आपकी इस वक्त स्क्रीन पर वो टेबल भी है, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पर होगा, जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लेंगे ताकि हम जो है चल सकें टुवर्ड्स द एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप के होते हैं, इनका एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। क्यों देखें, आप जानते हैं कि लिथियम की जहां तक बात है, एटॉमिक नंबर 3 है इसका, 1s2 फिर 2s1 होता है, ठीक है। इसलिए सोडियम की जहां तक बात है तो इसमें भी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11th इलेक्ट्रॉन एस में जाता है और वो हाफली फिल्ड होता है, ठीक है जी। इसी कंपैरिजन के अगेंस्ट हम देखते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर सिंपली कॉल्ड एस अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और ये भी जो है इसमें भी क्या होता है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है और ये कंप्लीटली फिल होता है इनसाइड द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी। इस तरीके से ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम जहां तक बात करते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स इनके जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन सिवाय किसके, बेरिलियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। और हाइड्रोक्साइड्स की जहां तक बात है तो वो सॉल्युबल इन वाटर हैं, लेकिन इनमें भी हम कहते हैं वेरिएशन आती है। जैसे कि यहां मेंशन भी किया हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इनसाइड वाटर होता है। ये हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं, वो सारे डिसॉल्व होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्यों, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। इस तरीके से अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की बात है तो इनका आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पर आएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे अल्कली मेटल्स और इस तरीके से अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भी जब भी हम कहते हैं कि 6th 8th 7th ग्रुप के साथ ये कंबाइन होते हैं तो इस फॉर्म के अंदर ये हमेशा जो है आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ही करते हैं। जहां तक आयनाइजेशन एनर्जी की बात है तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी दोनों के दोनों जो है ग्रुप्स के लिए जो है वो कम होती है। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने से इनमें जो है इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी, पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट इनसाइड द पीरियोडिक टेबल अगर आप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। व्हाई, बिकॉज हम ये बात कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों करती है पीरियड के लॉन्ग, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती है, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो हम सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं तो कहते हैं कि उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू फर्स्ट ए, इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी समहाउ एज कंपेयर टू फर्स्ट डे, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। आप लोगों ने आपस में डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि डिस्कशन आपस में करते हैं तो उससे क्या होगा कि लेक्चर का जो एक हम कहते हैं ना कि मतलब जो जरूरत थी लेक्चर की, ठीक है, नहीं जो हम कहते हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो पर्पस खत्म हो जाएगा। सो आप लोगों ने आपस में डिस्कशन कम से कम रखनी है ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सको चीज़ों को, फिर हम उसको अप्लाई करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करें जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास अकरेंस है, जल्दी से अकरेंस देख लेते हैं कि हम अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स को कहाँ पर देखते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं ये, ठीक है। अल्कली मेटल्स की जहाँ तक बात है देखो, अच्छा, BeO मैग्नीशियम, ठीक है, एंड MgO इज इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है जी। मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल कि ये जो हमारे पास इनके मौसी तौर पर जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी प्रॉब्लम जो था आप लोगों का वो ठीक हो चुका है, और जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो है नेट का थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हुए थे, वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि हम अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं तो अल्कली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के अंदर हम कंपैरिजन देखा हमने, अब हम अकरेंस की बात करेंगे, ठीक है। हम अकरेंस जो है इस हवाले से मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आई थिंक अब आप लोगों के लिए ये विजिबल भी होगा और ओके भी होगा, कोई प्रॉब्लम अब आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ रही होगी, ठीक है। पारिया या जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने जो है कंसंट्रेट करना है लेक्चर के ऊपर और मुझसे साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। आपस में डिस्कशन नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। बाकी जो है आप लोग इस वक्त डिसाइड करने में लगे हुए कि न्यू सेशन जो है लेना है नहीं लेना, ठीक है, तो वो आप लोगों ने बाद में डिसाइड करना है, अपने एंड पर डिसाइड करना है। लेकिन फिल वक्त आप लोग क्लास पे लेक्चर के ऊपर फोकस करें ताकि हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकें और अपने जो चैप्टर इस पर डिस्कस कर रहे हैं इसको हम क्लोज कर सकें, ठीक है। आज हमने कोशिश करनी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा क्लोज हो सके, ठीक है भी।
अब जल्दी से चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अकरेंस की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट हम अकरेंस के हवाले से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये एलिमेंट्स, खास तौर पे जो हमारे पास अल्कली अल्कलान अर्थ मेटल्स हैं, इनकी हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो हमारे पास अल्कली अल्कलान अर्थ मेटल्स हैं, दे आर रेक्टिव इन नेचर। वाई? बिकॉज हम कहते हैं कि इनमें खास करके जो अल्कली मेटल्स हैं ये ज़्यादा रेक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है रेक्टिव होने की? रीज़न यही है कि इनका जो आउटर मोस्ट सब शेल जो एस है वो हाफली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता। तो चूंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, केटायन फॉर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। केटायन फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हुए हम ये बात कहते हैं कि ये फिर कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म के अंदर, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जो है क्या है, क्योंकि ये रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो ये भी जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, पॉजिटिव चार्ज गेन करके अपने आप को किसी एनायन के साथ स्टक करवा के यानी कंपाउंड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है, ज्यादा अबंडेंट होते हैं, मतलब ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं इनसाइड द अर्थ। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि इनकी मिकदार अराउंड जो है 2.4% होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिकदार, अच्छा खासा जो है ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है, देखो ये जो सॉइल है, ठीक है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। इसके अलावा हम कहते हैं जी मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सोडियम और पोटाशियम की बात करते हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं भी रॉक्स के अंदर, ठीक है, एज अ केटायन की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये रेक्टिव भी हैं। ठीक है, इनके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्ट की फॉर्म के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है भी, इस तरीके से मैग्नीशियम जो है और कैल्शियम ये भी इस तरह से ही जो है रॉक के अंदर केटायनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाकी जहां तक बात है किस चीज़ की भी इनकी जो है एग्जिस्टेंस की बात है, तो हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म के अंदर, एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो भी एल्यूमिनो सिलिकेट और एल्यूमिनेट्स की फॉर्म के अंदर कॉमनली तौर पे एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक हो गया। इनके कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए ओर्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ से हम इस तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि लिथियम की जहाँ पर बात है, तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसका जो है मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर कि मिनरल स्पूडोमीन। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लिथियम जो है एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से जहाँ कैल्शियम की बात है, तो कैल्शियम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो मिनरल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है वो कैल्शियम फ्लोराइड है। ठीक है, या कैल्शियम जो है फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, रेबिडियम और सीजियम जो है, ठीक है, वो हम कहते हैं पोटाशियम सॉल्ट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से हम ये बात कहते हैं मैग्नीशियम की जहां तक बात है, तो ये इवन क्लोरोफिल जो है, ठीक है, इसके अंदर भी इसकी प्रेजेंस होती है। फ्रांसियम जो है इस ग्रुप का लास्ट मेंबर, जैसे हम कहते हैं ना लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम लास्ट आता है। ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू, यानी कि किसी एक एलिमेंट में से कोई एक रे निकलेगी, उसके थ्रू हम कहते हैं उसकी नेचर चेंज होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो एलिमेंट यानी फ्रांसियम है ये बनेगा। इस तरीके से दूसरी तरफ हम कहते हैं रेडियम हमारे पास वो एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस नेचर में कम होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव हमारे पास है, अनस्टेबल होगा। ठीक है जी, तो ये अकरेंस की जो है हमने देखी है, डिस्कशन हमने की है। सवाल से आपने कुछ पूछना, आप साथ साथ जो है वो पूछते रहना ताकि हम डिस्कस करते रहें। और उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और हम बात करेंगे डिफरेंट मिनरल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हम जिस फॉर्म के अंदर ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इस पर आपकी स्क्रीन पर एक टेबल मौजूद है जिसमें कि स्पोडामीन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लिथियम इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सोडियम की जहां तक बात है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ये जो मैंने मेंशन किए हुए यहाँ पर ये मिनरल्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर जिसकी फॉर्म के अंदर ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। सोडियम मेटल को हम इनमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पोटाशियम जो है उसकी भी मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, जो कि हम कहते हैं जिस फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मिनरल। और एक ही चीज है, मैं आपको बताऊं फैजान, सिंपल हम ये बात कहते हैं कि एक मेटल को इस कंपाउंड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, उसको हम सिंपली ओर कहते हैं। और मींस द और का मतलब क्या होता है, और का सिंपल मतलब यही होता है कि हम कहते हैं कि कंपाउंड की एग्जिस्टेंस, ठीक है, लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर, यानी वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और मींस रॉ मटेरियल मिनरल, बिल्कुल, यानी रॉ मिनरल भी कह सकते हैं इसको, इम्प्योर मिनरल भी कह सकते हैं,
हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जिससे हम बाद में जो है एक एलिमेंट को जो है क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। ठीक हो गया। सो ये तमाम के तमाम हमारे पास लिस्ट ऑफ और हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम इन एलिमेंट्स को इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सर इज दैट नेसेसरी टू लर्न दिस टेबल? एग्जैक्टली ये जरूरी है फारिया। इवन के आपका जो आज टेस्ट होगा यानी आफ्टर द लेक्चर, उसमें भी आप लोगों का एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको करने की जो है जरूरत है इसको। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भी, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास, यानी हम कहते हैं भी डिफरेंट हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिनके मुतालिक हम अब बात करेंगे। पहले तो हम पेक्यूलर बिहेवियर की बात कर लेते हैं। पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम की फर्स्ट बात करेंगे। देखो हम ये बात जानते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन होता है किसी भी ग्रुप के, ठीक है, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। रीजन क्या होती है कि वो पहला एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, साइज बहुत छोटा होता है, हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है समहाउ ये एक पेक्यूलर टाइप ऑफ बिहेवियर शो करेगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, हम कंपैरिजन करें लिथियम का विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट में मेंशन किया हुआ है कि जी ये हार्डर है एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स है। मैंने आपको हार्डर की रीजन बता दी क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने ग्रुप में से और स्मॉलेस्ट इसका साइज है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इस नेचर में जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो हार्ड फॉर्म के अंदर होती है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की, तो वो समहाउ लेस जो है हम कहते हैं कि हार्डर होते हैं एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम जो है वो उसके जो कंपाउंड यानी सॉल्ट हैं, ठीक है, इसमें एनाइन जो ये एज ए एनाइन के फॉर्म के अंदर जिस सॉल्ट के अंदर मौजूद होगा उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ग्रेटर होती है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है, चूंकि साइज इसका सबसे स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में से, इसलिए हम कहते हैं इसकी चार्ज टू साइज रेशो यानी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी, इसलिए हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं इनसाइड वाटर। आप ये बात जानते हो कि किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है, खासतौर पर जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, यानी हम समहाउ कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है आयंस को इन कंपाउंड्स को आयन में तोड़ने के लिए, तो अगर वाटर ये सप्लाई कर सकेगा तो वाटर जो है उसको डिसॉल्व करवा लेगा अपने अंदर, अगर नहीं जो है उसको सप्लाई कर सकेगा इस लेटेस्ट एनर्जी को तो वो कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसलिए लेस सॉल्युबल होते हैं। इसके रिस्पेक्ट अगर हम बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की, तो हम कहते हैं सॉल्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कंपैरेटिवली सॉल्युबल, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास चार्ज टू साइज रेशियो जो है यानी चार्ज डेंसिटी जो है वो लेस होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, लिथियम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रिपेयर करता है लिथियम, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फेवरेबली हम कहते हैं स्टेबिलिटी के एतबार से वो इतना ज्यादा हम कहते हैं कि वो नहीं बनाते, ठीक है, वो इतना डेवलप नहीं करते, ठीक हो गया, और रिएक्ट करता है विद वाटर, ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करते। इसके रिएक्ट करने की रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, स्मॉलर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होने की बुनियाद पर ये बासानी जो है लिथियम रिएक्ट कर देता है विद वाटर, ठीक हो गया। बाकी जहां तक बात है किस चीज की भी, लिथियम की जहां तक हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि टॉप फर्स्ट पोजीशन पर ये अपने ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोनेट के साथ जो है या नाइट्रेट के साथ जो है हम कहते हैं कि स्टेबल इसके जो है एज सच इतने क्या कहते हैं कंपाउंड्स नहीं बनते। रीजन क्या है? क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है नाइट्रेट और कार्बोनेट की, जहां तक बात है वो लार्जर जो है हम कहते हैं बल्कि ग्रुप्स हैं। आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की या कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो कार्बोनिक हमारे पास ग्रुप है या नाइट्रेट का हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ जो लगने वाला मेटल केटाइन होगा इसका साइज बड़ा मैटर करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। किस तरीके से? अगर साइज बहुत छोटा होगा तो कंपेरेबिलिटी नहीं है साइजेस की, ठीक है, केटाइन की और केटानिक जो एनानिक हमारे पास रेडिकल है, ठीक है, इसकी, इसलिए हम कहते हैं कि स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। अगर कंपैटिबिलिटी हो दोनों के दोनों आयंस की साइज के एतबार से तो हम कहते हैं स्टेबल बनते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं लिथियम का जो हमारे पास है, ठीक है, वो लेस स्टेबल होंगे। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं भी अदर अल्कली मेटल्स की, ठीक है, तो वो बाइकार्बोनेट्स, टायोड और इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं, बाकी तमाम अल्कली मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है। लिथियम की बात हम करते हैं और इसके हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है भाई? ये लिथियम और जो है लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा अगर हम इसको हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर इसको हम बर्न करते हैं, तो ये लिथियम ऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो करेगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर बाकी अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते,
यानी कि वो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन इस तरह से नहीं करते, क्योंकि वो क्या है जी, वो समहाउ क्या करते हैं भी, वो पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अल्काइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड्स, ठीक है, जस्ट ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन वो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है हम कहते हैं लिथियम जो है वो क्या करता है, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा लिथियम के, ठीक है। तो डिफरेंस वैसे तौर पे हमारे पास इस तरीके से क्रिएट होगा। लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मैं आपको बताऊं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक सेपरेट फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें कि हम कहते हैं कि एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाते हैं, ठीक है, उसको केटाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब जब केटाइन और एनाइन में एक जो है एक सब्सटेंस की एक एलिमेंट कन्वर्ट हो गया, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है, इस फोर्स के डेवलप होने से सिस्टम जो है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है, इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कह रहे होते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है ये यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ये। मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बासानी ये बॉन्ड बना सकेगा। हाँ, उस केस में हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर ही होगी उसकी, ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्राइड्स के हवाले से कि वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास अदर अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इनके हाइड्राइड्स एज सच इतने स्टेबल नहीं होते, ठीक हो गया। सो ये एक कंपेरिजन था जिसके हवाले से मैंने आप लोगों को बताया। इस तरीके से लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड से बनाएगा और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और इनसॉल्युबल इनसाइड कोवेलेंट हमारे पास जो हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इतने खास सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है भी। और अगर हम बात करते हैं फर्दर नेक्स्ट की, अगर हम जो है डिस्कशन कर लें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लीस्ट और वेरी रिएक्टिव की हम बात करेंगे कि कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है जी। उसका भी हम जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर आप जो है इस टेबल की बात करते हो, सर सेकंड लास्ट की रीजन बता दें। सेकंड लास्ट जल्दी से वापस आते हैं उस स्लाइड के ऊपर और फिर उसकी जो है रीजन देख लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, हम जल्दी से पहले वो देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। इनमें रिलेशन नहीं है, अब्दुल्ला जल्दी से बता दें। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने अभी यही बताया आपको कि जो है इनमें खास आपस में ऐसा रिलेशन नहीं है। लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं और अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें खास इतना रिलेशन नहीं होता। सेकंड लास्ट की आप बात कर रहे थे, सेकंड लास्ट आपने कहा हुआ है ना, सेकंड लास्ट, ठीक है जी। अल्कली मेटल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है, अल्कली मेटल्स ऑफ हाइड्राइड्स आर लेस स्टेबल। इसकी आप बात कर रहे हैं, जल्दी से इसको जो है समझ लेते हैं कि ये वैसे तौर पर हमें क्या आइडिया कन्वे कर रहा है। देखो हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन क्या है, इट कम्स एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ए एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि ये पहली पोजीशन पर है, उसके बाद लिथियम आता है, फिर हमारे पास सोडियम आता है। देखो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि दो एटम्स जो जिनसे मिलकर एक कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है, इन एटम्स का आपस में क्या रिलेशन है, कि इन एटम्स के थ्रू जो है इनके आपस में जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना स्ट्रेंथन है, कितना स्टेबल है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, हम कहते हैं कि दो एटम्स जो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं उनका कंपैरेटिव साइज क्या है। अगर जो साइज कंपेरेबल होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर कंपेरेबिलिटी डिफरेंट हो गई तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो हम कहते हैं कि लेस स्टेबल होगा। अब देखो लिथियम और हाइड्रोजन जो है, यानी हम कहते हैं हाइड्राइड का मतलब मैंने कहा आपको, मैंने कहा कि जी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है जी। सो चूंकि लिथियम और हाइड्रोजन की जहां तक बात है तो समहाउ हम कहते हैं कि इनका साइज कंपेरेबल होता है। एक का एटॉमिक नंबर 1 है, एक का एटॉमिक नंबर 3 है, तो समहाउ साइज कंपेरेबल है। साइज कंपेरेबल होने की बुनियाद पर हम कहते हैं जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। चूंकि सोडियम और बाकी जितने भी हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका साइज बड़ा हो जाएगा, तो वो हम कहते हैं कि इनका साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो कंपेरेबिलिटी नहीं रही, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि फिर जो बाकी हाइड्राइड्स होंगे दे आर
लेस स्टेबल, ठीक है, वो क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स उतनी स्ट्रांग डेवलप नहीं कर पाए, जो बाइंडिंग फोर्स है एलिमेंट्स के दरमियान वो उतनी डेवलप स्ट्रांग नहीं कर पाए, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो लिथियम के साथ बनके हाइड्राइड बनाएगा इट इज मच स्टेबल, अदर आर विल बी लेस स्टेबल, ठीक है जी। जी क्वेश्चन आप लोगों का कोई और है तो बता दें मुझे साथ में, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर सकूं। और इस वक्त जो है हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, और इस वक्त एक टेबल में आप लोगों को जो है शो कर रहा हूँ, ये बेसिक तौर पे कंपैरिजन है किस चीज़ का, ये लीस्ट एक्टिव और वेरी एक्टिव का कंपैरिजन है। जैसे आप फर्स्ट देखते हैं लिथियम जो है एसिटालीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सर आपने तो अल्कलाइन लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन की बात हम करते हैं और इसको हम जो है कंपेयर करते हैं विद द अदर एलिमेंट। चलें आप अली अगर आप अल्कलाइन से भी कंपेयर कर लेते हैं, तो अगर आप हाइड्रोजन की कंपैरिजन करते हैं विद, लेट्स सपोज आप कैल्शियम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, मैग्नीशियम, यानी सबसे पहले तो बेरिलियम आता है, फिर हमारे पास कैल्शियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, फिर इसके बाद हमारे पास कैल्शियम आता है, ठीक है, और हमारे पास लार्जर एलिमेंट्स आएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है। तो अगर आप इसके एतबार से भी देखते हो तो वही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि जो साइज है ये मैटर करता है, दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बनने जा रहा है, ठीक है, हम समहाउ कहते हैं कि इनका साइज मैटर करेगा। जो बॉन्डिंग है बिटवीन दी एटम्स वो किस बेस पे डिसाइड होगी, साइज कंपेरेबिलिटी की बेस पे। हाइड्रोजन की जहां तक बात है, आप बेरिलियम के साथ इसका बॉन्ड बनाते हैं, इसका हाइड्राइड समहाउ हम कहते हैं स्टेबल हो सकता है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका साइज लार्जर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ शेल्स कंसेक्टिवली इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो हम कहते हैं क्योंकि साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात हम जो है इस तरीके से वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। जी आप लोगों ने आपस में डिस्कशन नहीं करनी, आप लोगों ने डिस्कशन नहीं करनी भी, क्योंकि अगर आप डिस्कशन करेंगे तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं गेट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे लीस्ट एक्टिव और वेरी एक्टिव का। लिथियम की जहां तक बात है तो हम कहते हैं लिथियम जो है वो इतना रिएक्ट नहीं करता एसिटालीन के साथ, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं बाकी जी अदर एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एसिटालीन से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है अपने ग्रुप के, तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर है तो ये चूंकि सबसे स्मॉलेस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम होगी इसकी, ठीक है। तो ये मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है लेस, बाकी जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कार्बोनेट और नाइट्रेट्स का भी हमने देखा था कि स्टेबल होते हैं, लेकिन बाकी जो है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट नाइट्रेट्स ऑफ अदर आर स्टेबल, ये इसके जो है स्टेबल एज सच नहीं होते, यहाँ मैंने जो है इसको नॉट स्टेबल करना है, इसको स्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, गिव नाइट्राइड्स ऑन रिएक्टिंग विद N2, ठीक है, और वो बाकी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कार्बाइड की फॉर्मेशन भी ही करता है, ठीक है, ये कार्बाइड करता है, बाकी तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है जी। यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो, नहीं तो हम बेरिलियम के जो है कुछ समहाउ जो पिक्यूलर बिहेवियर की हम बात करेंगे। सर कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स आर अनस्टेबल, एग्जैक्टली साथ ये बेरिलियम के केस में हमारे पास जो है वो क्या होंगे, ये जो बेरिलियम का केस है, ठीक है, इसमें ये अनस्टेबल होंगे, बाकी जो है केस के अंदर ज्यादा स्टेबल होंगे। मैंने अभी आपसे कहा था कि लिथियम का साइज छोटा है और नाइट्रेट और कार्बोनेट जो हमारे पास रेडिकल है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है जी। सर एसिटालीन से क्यों नहीं करते, राफे मैं आपको बताऊं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसके साथ साथ स्मॉलर साइज होने की बुनियाद पर इतनी ज्यादा एक्टिविटी भी कैरी नहीं कर रहा होता, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करता विद एसिटालीन। सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कॉन्सेप्ट बता दें। हसीब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का नाम दे रहे होते हैं, कि वो एटम्स के जो बासानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है, जल्दी से बता दें मुझे। इसके बाद हम बेरिलियम को कंपेयर करेंगे विद अदर एलिमेंट्स, और बेरिलियम की जहां तक बात है मैं आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल कर देता हूं टेबल जिसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे। बेरिलियम की हम कंपैरिजन करने लगे हैं विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। बेरिलियम की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि चूंकि ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, कार्बाइड्स का मतलब क्या होता है पूछ रहे हैं अली। देखो कार्बाइड्स का मतलब है कि कार्बन कंटेन, जैसे हम कैल्शियम कार्बाइड आपने यूज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटालीन, ठीक है।
ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। यही जो कार्बाइड का मतलब होता है कि जैसे लेट्स सपोज हम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम जब कार्बन से जो है रिएक्ट करेगा, यानी कि उसके कंबाइंड फॉर्म के अंदर होगा, तो ये लिथियम कार्बाइड कहलाएगा। CaC2 आपने पढ़ा था, ये कैल्शियम कार्बाइड था, ठीक हो गया। जी बिल्कुल, ये आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली फैजान यही है। बेरिलियम की बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हार्डर भी होगा, तो ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं एज कंपेयर टू हम कहते हैं बेरिलियम, ठीक है जी। लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयशा, ठीक है जी। इस तरीके से हम कहते हैं चूंकि हार्डर इन नेचर है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बाकी का कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा और ये इनसॉल्युबल इनसाइड वाटर है। बाकी जितने भी हमारे पास अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट जो है बनाते हैं, ठीक है, विद वाटर, सॉल्युबल है सॉल्ट विद वाटर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से रेजिस्टेंस टू कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन बेरिलियम करता है, यानी कि इसकी अपर सरफेस जो है इस मेटल की वो एक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी बुनियाद पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता बिलो, ठीक है। सो हम कहते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा अपने इर्द गिर्द, ठीक है, जिससे बियॉन्ड हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन मुमकिन नहीं होती। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्साइड्स की कंप्लीट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो अपर सरफेस जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो वो रिमूव हो जाती है, फिर उसके बाद निचली लेयर एक्सपोज हो जाती है, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, ठीक है जी। इस तरीके से बेरिलियम की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि जी ये जो बेरिलियम है, ठीक है, ये हमारे पास इस समहाउ फैमिली का वो वाहिद जो है एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ यानी बेसिस के साथ जो है रिएक्ट करता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। बाकी जितने भी हमारे पास हैं दे हैव नो एबिलिटी टू रिएक्ट विद बेस एंड एलिमिनेट वाटर हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं जल्दी से, ठीक है जी। सर जी ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम जरूर होती हैं फैजान, लेकिन चूंकि हमारे पास ग्रुप के अलोंग एटॉमिक साइज वेरी करता है, सो साइज के वेरी करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरी करते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में वेरिएशन आएगी, और इन दोनों की वजह से तमाम फैक्टर्स फिर चेंज होते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये तमाम चीजें भी पैरामीटर्स चेंज होते हैं, इसलिए समहाउ वेरिएशन आ सकती है, यूनिकनेस आ सकती है किसी एलिमेंट के अंदर बाकियों की निस्बत, ठीक है। सर रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। देखो मैं आपको बताऊं रिड्यूसिंग पावर का मतलब सिंपल तौर पे क्या है। देखो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, ठीक है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं वो किसी ने जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन भी तो करने, तो ये खुद अपने अंदर ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे के अंदर रिडक्शन करवा रहा है, तो जितनी ज्यादा हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ही ये एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो हम समाउ कह सकते हैं ये इनवर्सली रिलेटेड होंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके मुतालिक हम बात करेंगे, इनके कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। जी, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल है। हम बात करेंगे अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की। पहले तो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा था कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है इन केस ऑफ अल्कली, और अल्कलाइन मेटल्स के अंदर इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर होती है। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, क्योंकि देखो एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल का छोटा होता है, क्योंकि पीरियड के लॉन्ग हम कहते हैं कि एलिमेंट का के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली जो है ग्रेटर होती है फॉर सेकंड ए एज कंपेयर टू फर्स्ट ए। सर आपने कल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बताया अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ये अनपेड की समझ नहीं आई थी। देखो फैजान अनपेड, देखो मैंने आपको पहले भी कल बताया था ये कि देखो जब भी हम बात करते हैं किस चीज़ की कंपाउंड के या किसी सब्सटेंस के बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये टोटली डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एक वक्त में बना सकता है। जैसे कि अब मैं इस पर तरफ चल जाऊंगा तो थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जैसे हम लेट्स सपोज सोडियम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके आखिरी शेल है यानी 1s2 2s2 2p6, ठीक है, बल्कि 2p6 नहीं होगा, ये 3 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसका आखिरी शेल ये है और इसके आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 3 हैं, ठीक है जी। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p
4 आ जाएगी, ठीक है। अब 2p4 के अंदर क्या हुआ कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अब कम हो चुके हैं, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जो कोई एटम जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा उतना ही हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। इतने लेस नंबर ऑफ बॉन्ड कोई एटम क्रिएट कर सकेगा उतना ही हम कहते हैं कि वो जो कंपाउंड प्रिपेयर करेगा उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, ठीक है। कार्बोनेट का साइज इंक्रीज क्यों होता है? देखो कार्बोनेट का नहीं हम बात कर रहे, कार्बोनेट तो आयन है हमारे पास, देखो इसको हम कार्बोनेट आयन कह रहे हैं। यहां पर जो लगेगा मेटल, ठीक है, इसका साइज वेरी करता है और इसके साइज वेरी करने की बुनियाद पर हम ओवरऑल कहते हैं कि कार्बोनेट की स्टेबिलिटी और इसकी जो रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर है या हीट जो हम कहते हैं कि हीट के मतलब हीट देने से स्टेबिलिटी जो है ये इस साइज पे डिपेंड कर रही होती है। साइज अगर कंपेरेबल हुआ तो कंपाउंड स्टेबल बनेगा, साइज कंपेरेबल नहीं है तो कंपाउंड लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। सो नुमान हम इस हवाले से इसकी बेस पर हम बात करते हैं कि अगर ये साइज कंपेरेबल है तो स्टेबल, अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि इतना स्टेबल नहीं होगा और हीट देने से ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है। और अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है भी। अब हम आते हैं उस वापस टेबल की तरफ जिसमें कि हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई इसके थ्रू हम कंपैरिजन डेवलप करेंगे रिएक्शंस के हवाले से। फर्स्ट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद भी आ गया है, ठीक है। देखो इसमें हम वैलेंसी की बात करें, मैंने आपको बता दिया। इवन के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड ए ग्रुप की, ठीक है, सेकंड ए ग्रुप के अंदर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद भी ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इनको सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लूज करना पड़ता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, लो आयनाइजेशन एनर्जी इनके लिए रिक्वायर है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की ही हम इस पर बात कर रहे हैं। ऑक्साइड्स की जहां तक बात है तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं इनके थ्रू नॉर्मल ऑक्साइड ही बनते हैं, पर ऑक्साइड ही बनते हैं, सुपर ऑक्साइड ही बनते हैं। जो ऑक्साइड्स की नेचर है यानी नेम जो हम असाइन करते हैं उसको डिपेंड कर रहा होता है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है लिथियम LiO है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये नॉर्मल ऑक्साइड क्यों कहलाता है, ये इसलिए कहलाता है कि इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आप देख लें इसको लिथियम ऑक्साइड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो अगर आप जो है इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे, आप ये बात जानते भी हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये अगर +2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिथियम है, ठीक है, तो ये 2 क्या करेंगे +2 बना देंगे, यहां -2 ही होना चाहिए। तो जब भी हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होगा, -2 होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। ये नॉर्मल ऑक्साइड का नाम इसको दिया जाता है। इस तरीके से अगर आपके पास कंपाउंड बनता है Na2O2, ठीक है, इसमें हमारे पास सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, 2 सोडियम है तो ये +2 डेवलप करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन के होना चाहिए ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी रहे क्योंकि कंपाउंड स्टेबल था, कंपाउंड क्या था, न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। सो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो क्या होगी -1 होगी ताकि ओवरऑल -2 डेवलप होगी, -2 +2 से कैंसिल आउट हो सके। तो हम कहते हैं ये हमारे पास डेवलप जो होगा इसे हम पर ऑक्साइड का नाम देंगे। और जहां तक सुपर ऑक्साइड की बात है तो एग्जांपल प्रोवाइड की भी आप लोगों को KO2 की, इसमें +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक ही हमारे पास पोटाशियम है। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे किस चीज की भी, इसकी बात करेंगे यानी कि ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन चूंकि 2 हैं और ओवरऑल ऑक्सीजन के थ्रू -1 चार्ज कैरी करना चाहिए तो हम लिखते हैं -1/2 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहते हैं जब भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होगी ऑक्सीजन की तो ये नॉर्मल है, अगर ये -1 है तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास पर ऑक्साइड आ जाएगा, और अगर -1/2 है तो ये सुपर ऑक्साइड जो है हम कहते हैं कि ये बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ऑक्साइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। और अब इससे आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वहां मेंशन किया हुआ है कि जी हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है। अब इसमें बेरियम में भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो -1 रहेगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हाइड्राइड की जहां तक बात है तो लिथियम के जो अल्कली मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर मच मोर
क्या कहते हैं आयनिक, ठीक है, और आयनिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये हाइड्राइड बनाते तो हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ समहाउ कुछ कैटालिस्ट मेंशन किया हुआ है MgI2, ठीक है, उसके मौजूदगी में ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। नाइट्राइड्स की जहां तक बात है सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, बाकी जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसके तमाम एलिमेंट ही नाइट्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सल्फाइड की जहां तक बात है ये सल्फाइड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो जितने भी एलिमेंट हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं वो भी जो है सल्फाइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक हो गया। रिएक्शन विद वाटर है तो उसमें हम कहते हैं रिएक्ट विद वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम कहते हैं बेसिस की फॉर्मेशन करेंगे, अल्कली सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी रिएक्ट करते हैं विद वाटर, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम के अलावा। बेरिलियम जो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, बाकी तमाम के तमाम कर लेते हैं, ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास हेलोजन्स के साथ है, तो हम कहते हैं दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन हेलाइड्स की, यानी सॉरी मेटल हेलाइड्स की जो है ये दोनों के दोनों ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब जो है कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, ठीक है, और ऑक्साइड्स के अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का एक कंपैरिजन डेवलप करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से हैं। फर्स्ट हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन मेटल में कंपैरिजन है। अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो ये मैंने आपको बताया कि लिथियम होगा तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक हो गया। यानी बाकी जितने भी हमारे पास हैं वो सारे के सारे यही करेंगे। लेकिन अल्कलाइन मेटल्स जो है मैंने आपसे कहा था कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं इनकी तो इसमें हमने देखा था कि पर ऑक्साइड बनता है या नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड की जहां तक बात है तो ये एम्फोटेरिक शो करेगा अपने नेचर को, और बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं इनके, ठीक हो गया। इस तरीके से जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के वो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मेशन करेंगे इनसाइड वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जहां तक बात है तो मैंने आपसे कहा था बेरिलियम जो है बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता विद वाटर, इवन के मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, और बाकी जो है क्या कहते हैं समहाउ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स और वो हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मेशन करेंगे इनसाइड वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है हम कहते हैं डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है दोनों केसेस के अंदर, और एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे पास अल्कली मेटल्स का है, ठीक है, वो हाईली एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर का होता है, इनकी बेस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो लेस जो है बेसिक होगा, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप जल्दी से पूछेंगे, और उसके बाद फिर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, आगे जो है नेक्स्ट चलेंगे। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं आप लोगों का टेस्ट भी जो है स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ब्रेक भी मिल जाए और आप लोग थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लड़ाएंगे टेस्ट के ऊपर, और फिर हम वापस आएंगे। तो चैप्टर को हमने आज कंप्लीट करना है ताकि ये कंप्लीट हो सके, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3, 4 और उसके बाद 6 करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइम बच जाए हम डिस्कशन भी करें जी। तो टेस्ट आप लोगों का मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं। एवरीबडी सलाम, एवरीबडी सलाम, एवरीबडी कहें जी। कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? तो लास्ट पॉइंट समझा दें। लास्ट पॉइंट भी बेसिक तौर पे हमारे पास क्या था, ये था जी एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। देखो मैंने आपसे कहा एक्वस सॉल्यूशन बनता कैसे है। देखो यही जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं ना, देखो मेटल के ऑक्साइड्स, अभी हमने बात भी करनी है ऑक्साइड्स की। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। क्यों कहते हैं इनको बेस? इसलिए हम इनको बेस कहते हैं क्योंकि ये जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा ये बेस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सोडियम की बात की थी जी, सोडियम के मुतालिक अभी हमने जो है डिस्क्राइब किया था। सोडियम जो है करता है क्या है कि Na2O2 की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट करवा दूं तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये करता क्या है भाई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या करता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे बेस बना ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के थ्रू जो ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे हम लेट्स सपोज बात कर लेते हैं कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं इसके थ्रू हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरेटिव कंपैरिजन कर लें तो हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के वाटर के अंदर सॉल्यूशन होते हैं वो मोर हाईली अल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये लेस अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ऑल मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, एग्जैक्टली ऑल मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिसिटी क्यों इंक्रीज करती है
टॉप टू बॉटम, देखो सॉलिबिलिटी की हमने बात की थी कि सॉलिबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जो है हम कहते हैं कि इंक्रीज करती है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की जहां तक हमने बात की थी, हमने कहा था कि हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अल्कली मेटल्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, इसलिए जो है हाईली अल्कलाइन होंगे, और जो हमारे पास जो दूसरे अल्कलाइन मेटल्स हैं उनके थ्रू जो बेस बनते हैं वो हमारे पास समहाउ वीकर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो लेस अल्कलाइन नेचर के सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, और वो टेस्ट था वो इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप लोगों के मार्क्स माशाल्लाह से आज अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद बहुत सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो नॉलेज है वो खुद इन्हांस भी होगा और आप आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर सकेंगे। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त भी आज तो फहाद छा गई हैं, और ये जो है 8 आउट ऑफ 8 इनके मार्क्स हैं, तो इसलिए बड़ा देखा एक सीक्वेंस डेवलप हो गया। अच्छा जी, चलते हैं, जल्दी से मूव करते हैं। इस वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे किस चीज़ को। देखो भी हमने बात करनी है किस हवाले से, ऑक्साइड्स के हवाले से हमने बात की थी अभी, ठीक है, बल्कि ऑक्साइड्स की हमने बात करनी है, एग्जैक्टली ऑक्साइड्स की हमने बात करनी है, ठीक है जी। बल्कि ऑक्साइड्स की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स की, और हाइड्रो ऑक्साइड्स को हम इस वक्त देखेंगे। तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है सर जी, आज मेरे फुल मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है फहद। अच्छा देखो, मेटल बेसिक ऑक्साइड्स क्यों बनाते हैं सर, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा रीज़न भी प्रोवाइड किया था कि इनको बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके थ्रू बेसिस यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन जो हैं वो, अल्कली सॉल्यूशन जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। लाइबा इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपने करना ये है कि मैंने आज आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 भी बिल्कुल आपने आशा कर रहा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है चैप्टर को क्लोज करना है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस आपके हैं इनकी स्टेटमेंट आप वहां मेंशन कर दें, मैं आप लोगों को वहीं पर आंसर दे दूंगा। अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि अभी करना है तो अभी भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, फिर हमारा थोड़ा सा रह जाएगा चैप्टर, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो हम कल भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो अभी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलें जी, फिर हम इस तरह करते हैं कि फिर हम वही डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट 8 मिनट्स ऑनली लेफ्ट। चलें भाई, इस तरह करते हैं, फिर हम जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम पहले उन क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो कंपाउंड है उनको हम नेक्स्ट वीक पर कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि आप लोगों का जो ये क्वेश्चन वाला सिलसिला है ये भी साथ में चलता रहना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त आप लोग कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे थे। एक तो कार्बोनेट्स, ठीक है, ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ सोडियम, ठीक है, ड्यू टू लो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको बताऊं कि देखो मैं आपको बता देता हूं इस हवाले से कि जो हमारे पास समहाउ ये जो कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम है, ठीक है, एक तो मैंने आपसे कहा था कि साइज कंपेरेबिलिटी नहीं रहती इन दो के अंदर, एनायन और कैटायन के दरमियान साइज कंपेरेबिलिटी ऐसा नहीं रहती, ठीक है। इसके साथ साथ जो लिथियम है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की बुनियाद पर ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है, ये इतना हम समहाउ कहते हैं कि इतना हम कहते हैं स्टेबल, या समहाउ कहते हैं उसकी इंटेंसिटी उस तरह से नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये होगा। सर आप जी आप पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिजान बिल्कुल करता हूँ, मैं इसका आंसर दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है नाइट्रेट्स, ठीक है जी, नाइट्रेट्स ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वही लिथियम की बात हमने की, यहाँ पर हमने कहा भी था कि नाइट्रेट्स जो हैं, ठीक है, लिथियम के ये समहाउ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स, ठीक है, अदर एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास जो है लिस्ट मौजूद है। मैंने आप लोगों को ये कहाँ पर बताया था, हमने जब लिथियम के पेक्यूलर बिहेवियर की बात की थी, ठीक है। तो लिथियम के पेक्यूलर बिहेवियर के अंदर ही हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था, इस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया भी था। पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था लिथियम के अंदर ही जो है नाइट्रोजन के हवाले से, ठीक है, और ये उसी क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट, तो वो तो कैल्शियम होती है, सिंपल, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास जो है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसको, हम इनके यूजेस डिस्कस करेंगे, तो उसमें आ जाएगा। बट सर बुक में NaK है, NaK मतलब सोडियम और पोटाशियम की आप बात कर रहे हैं, सोडियम और पोटाशियम के वाले सब कह रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि सर मेरा मार्क हुआ है MC6, मैंने ठीक लगाया था भाई, ये तो आयशा अब आप जानती हैं कि किस तरीके से वो गलत मार्क हो गया। एक दफ़ा ये ऑप्शन को आप करते हैं तो उसके थ्रू गलत कैसे हो सकता है। देखो मैं बताऊं आपको, लिथियम और सोडियम इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ठीक है जी,
और इस हवाले से हम कहते हैं कि इनकी समहाउ जो हम कहते हैं कि बिहेवियर है समहाउ वो पेक्यूलियर होता है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अदर एलिमेंट्स। इसीलिए जो है मैंने आपको ये मार्क करवाया, सोडियम और लिथियम और सोडियम जो है हमने देखा, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम की बात हम करते हैं तो जितने डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स लार्जर साइज बढ़ेगा, ठीक है, उनके एक ही तरह के नाइट्राइट के थ्रू हमारे पास कंपाउंड्स होंगे और ऊपर वाले के कुछ और हमारे पास जो है बिहेवियर होगा। जब हम बात करते हैं किस चीज़ की भी, जब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की और थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें छुट्टी करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो है लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। हमने एमडी कैट में जो है वहाँ पर उनसे मुलाकात भी करनी है, तो कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आप लोगों को जो है नोट्स मिल चुके हैं, इसको आप देख लें, दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है आप बिला तकल्लुफ कहते हैं ना इसको भाई, झिझक, ठीक है, आप मेरी पोस्ट पर कमेंट कीजिएगा क्योंकि बाजू का ऐसा होता है टाइम नहीं मिल रहा होता, मैसेंजर पे नहीं जा पाता, इसलिए मैं संडे टू संडे लाजमी आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूं आप लोगों को। सो आप डायरेक्टली मेरी पोस्ट पे जरूर कमेंट कर दिया करें, कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसको मैं लाजमी देखता हूं रात के टाइम, ठीक है। तो आप लोगों ने जरूर देखना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है किसी भी सब्जेक्ट को लेते हुए, ठीक है, किसी भी तरह के कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझ तक वो प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब से ऑनवर्ड थोड़ा सा इस सवाल से मैं देखूंगा कि कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोगों को बता दूं, ठीक है। सो आप लोगों ने मेरी पोस्ट पे कमेंट करना है, कोई भी एमसीक्यू प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपने जो है क्वेश्चन करेंगे और मैं आपके उसको वहां पर रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है जी। अब आपसे कल मुलाकात होती है। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ कैंपस ड्राइव के ऊपर और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, वो डाउनलोड करें, उसे पढ़े भी। बाकी मैं इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जो है अपलोड कर दूंगा, एमसीक्यूज बिल्कुल प्रैक्टिस एमसीक्यूज अब्दुल्ला कह रहे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा और मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।